इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा चार्जेज हों, स्पेशली जो है दो से ज़्यादा चार्जेज हों, उस केस में हम किसी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या वो जो फोर्स है दो चार्जेज के बीच में बाकी सारे जो चार्ज प्रेजेंट हैं सिस्टम में उनकी वजह से क्या प्रभावित होगा, क्या अफेक्टेड होगा उसका मैग्नीट्यूड, या फिर अनअफेक्टेड रहेगा। ये सब कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है या थ्योरम है, इसको यूज़ करके ही हम वो जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है या किसी एक चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है जबकि वो बहुत सारे चार्जेस के सराउंडिंग में है, मतलब उसके सराउंड में बहुत सारे चार्जेस हैं, और तब उस एक पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कई सारे चार्जेस हैं तो फोर्स लगेगा तो सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो हमें कुछ अलग बताती है, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के ऊपर हम बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्सेज है उसको कैलकुलेट करके उसको ऐड करके हम आसानी से उस एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, जो एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, और ये टॉपिक अपना रहेगा मल्टीपल चार्जेज की वजह से किसी एक पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना। तो ये सारा टास्क है आज का हमारा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि भाई मल्टीपल चार्जेज की बात हो रही है तो मल्टीपल चार्जेज पहले बना लेते हैं। और सबसे पहले उससे भी पहले क्या करें कि एक हम यहाँ पर रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस का मतलब ये हुआ एक कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। यहाँ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो हम एक चार्ज यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर करते हैं Q1 को, ठीक है, और इसकी पोजीशन इस ओरिजिन से डिसाइड कर लेते हैं। सपोज एट R1 है ये, ठीक है, R1। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से चार्ज लेते हैं, और एक चार्ज हम यहाँ पर चलिए यहाँ पर Q2 ले लेते हैं, जो यहाँ से इसकी पोजीशन R2 है सपोज एट, ठीक है, ये वेक्टर है, R2 पोजीशन है इसकी, इस चार्ज Q2 की R2 पोजीशन है। सिमिलरली यहाँ भी एक चार्ज हम Q3 ले लेते हैं जिसकी पोजीशन यहाँ से कितनी है, यहाँ से R3 है, R3 ये पोजीशन है। अब यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में अभी हम और भी चार्जेस बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतने चार्जेस, 3 चार्जेस हैं, 2 से ज़्यादा चार्ज हो गए। तो इसकी वजह से देखते हैं कि किसी एक चार्ज पर अगर हम फोर्स निकालना चाहें, मान लिया हम Q1 पर निकालना चाह रहे हैं इस Q3 और Q2 की वजह से, तो होगा क्या, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि इन तीनों जो चार्जेस हैं उनकी पोलरिटी क्या है, उनका साइन क्या है, क्या ये लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं। चलिए हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर तीनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, और पॉजिटिव लेने की वजह से होगा क्या कि इन तीनों चार्जेस के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो रिपल्सिव नेचर का होगा तो कोई बात नहीं, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, उसका हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। Q2 की वजह से Q1 पर अगर फोर्स की बात करें तो कुछ ऐसे होगा, इन दोनों चार्जेस को मिलाएंगे, इस लाइन पर ही फोर्स होगा, तो ये फोर्स कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं पहले वाले चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन को भी हम डिसाइड कर सकते हैं। देखें इसका जो वेक्टर है, वेक्टर पोजीशन, मतलब Q2 से लेकर के Q1 जा रहे हैं, तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा कि R और 1 और 2, ठीक है, R12 इसे लिखेंगे, R12, और इसको ऐसे भी लिखेंगे, क्या होगा कि भाई R1 तक जा रहे हैं Q2 से लेकर के, तो R1 पहले रहेगा, उसके बाद R2 रहेगा। तो ये हुआ पूरा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। भाई ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। बाकी सिमिलरली यहाँ से भी Q3 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर के हैं, लाइक चार्जेस हैं, ये भी इस तरीके से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये जो वैल्यू होगी उसको क्या लिखेंगे, R13 लिखेंगे, ठीक है। इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो R1 माइनस R3 लिखेंगे, ठीक है, R1 माइनस R3 लिखेंगे। और ये फोर्स इधर जा रहा है, मतलब ये जो फोर्स है पहले वाले चार्ज पर तीसरे वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। दो चार्जेस हमने, हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 2 से ज़्यादा हो गए तो ये मल्टीपल चार्ज हो गए। अभी हम चौथा, पांचवा, छठवां या फिर और भी सारे चार्जेस यहाँ पर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, 3 चार्जेस को लेकर के एक फार्मूला बनाते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे मल्टीपल चार्जेस के लिए। n चार्जेस हम अपनी मर्जी से कुछ भी कितने भी चार्जेस ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इन जो फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स,
F12 और F13 का क्या आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में होगा कहीं इसकी डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है फोर्स, एक इधर जा रहा है, तो वेक्टर से हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये अपना रिजल्टेंट फोर्स होगा, F मान लेते हैं, ठीक है। और सपोज दैट कि F12 से ये जो है कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम बीटा सपोज कर लेते हैं, जो बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम ये जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड से निकाल सकते हैं। इस वेक्टर के पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ से लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। और यही जो ये मैग्नीट्यूड है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, वेक्टर दिखाई दे रहा है, वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये अपना Q1 से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, यही अपना फोर्स होगा। अब हम इसको फोर्स को यहाँ दिखाते हैं, ये पॉइंट P है सपोज दैट, तो ये अपना वेक्टर F होगा, जो रिजल्टेंट होगा F13 और F12 दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, हम दूसरे चार्ज की वजह से और तीसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर F12 लिख लेते हैं, ठीक है, F12 क्या होगा, कूलम्स लॉ से हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपना जो चार्ज है कौन कौन सा है, Q1 है और Q2 है। अपॉन में डिस्टेंस देख लिया जाए, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, R12 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें एक यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा जो इसकी डायरेक्शन में होगा, मतलब क्या, R12 और ये यूनिट वेक्टर, इस तरीके से, क्लियर है। अब क्या करें, अब देखें ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर पहले वाले चार्ज पर तीसरे चार्ज की वजह से होगा जो फोर्स, कूलम्स लॉ से ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q1, और यहाँ पर Q3 होगा, और यहाँ पर R13 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, R13 ये कैप यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये हुआ कि मतलब हमने अलग अलग क्या किया है कि अलग अलग Q2 की वजह से Q1 पर, और फिर Q2 को ध्यान में न रखते हुए Q3 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया अलग अलग, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ काम पड़ता है किसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर का मतलब होता है भैया सबसे ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है अपना। सुपरपोजिशन का मतलब ऐसी पोजीशन जो सुपर हो, सबसे ऊपर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस हैं और हम क्या कर रहे हैं, किसी दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस समय उन दो चार्जेस की जो पोजीशन है वो सुपर वाली होती है। सुपर वाली मतलब क्या कि अगर बाकी सारे चार्जेस हैं भी उस सिस्टम में, तो उनकी पोजीशन से, उनकी प्रेजेंस से यहाँ कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तब। बस यही इसका मतलब है। सुपरपोजिशन का मतलब ये हुआ कि जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक, कैलकुलेट कर रहे हैं, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट affected by the presence of other charges in the system। सिस्टम के अंदर जो अदर चार्जेस हैं उनकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सुविधा हमें क्या करती है, ये जो एक चार्ज है यहाँ पर, एक कोई भी चार्ज है, उस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है Q2 चार्ज की वजह से, Q3 चार्ज की वजह से, Q4 चार्ज की वजह से, जितने भी चार्ज हैं उनकी वजह से सबको हम ऐड कर पाते हैं। तो सुपरपोजिशन हमको एक सुविधा देता है कि भाई आप जो है फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट करो, उस जो पर्टिकुलर चार्ज पर आप निकालना चाहते हो रिजल्टेंट फोर्स, उसको अलग अलग कैलकुलेट करो अलग अलग चार्जेस की वजह से, और सबको ऐड कर दो। सिर्फ ऐड ना करो, वेक्टर सम लेना पड़ेगा आपको जो है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं, सीधा ऐड करने से काम नहीं चलेगा, आपको वेक्टर यहाँ पर सम निकालना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरीके से और भी चार्जेस हैं यहाँ पर। Q4 हो गया, ठीक है, Q5 हो गया, Qn ले लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ढेर सारे चार्जेस ये हो गए, तो कई सारे चार्जेस यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो यहाँ पर होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1, ठीक है, इसको हम F से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और जो पहला फोर्स आया F12,
पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से, इसी पहले चार्ज पर तीसरे चार्ज की वजह से, इसी पहले चार्ज पर चौथे चार्ज की वजह से, इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। और पहले चार्ज पर मान ली हमारे पास n चार्जेज हैं, तो nवें चार्ज की वजह से पहले वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर वेक्टर सम हो रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ वेक्टर सम हो रहा है भैया, क्योंकि फोर्स अपना जो है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सीधे सीधे ऐड नहीं करेंगे, इसका वेक्टर सम लिया जाएगा। बस अब यहाँ पर करना क्या है आपको, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने दो कैलकुलेट किया है, दो चार्जेस की वजह से पहले वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कॉमन दिख रहा है हर जगह, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। बाकी और कुछ कॉमन दिखेगा नहीं, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज़ और भी कॉमन है, क्या, Q1 हर जगह कॉमन है, क्योंकि Q1 पर ही फोर्स लगा रहे हैं, Q1 भी बाहर ले लेते हैं। बाकी बचा क्या, इधर Q2 बचा है और अपान में क्या बचा है, R12, इसका स्क्वायर करेंगे। R12 का कैप लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ये दिखाता है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है। अब देखिए इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो R कैप लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, R कैप और 12 है ना, तो R12, ठीक है। ये अपना इसका क्या हो गया भाई, ये इधर साइड ये वेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेकर के हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर आता है इस तरीके से। इसी को अगर हम पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहें तो क्या होगा कि R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 ये हुआ, और अपॉन में क्या करेंगे R1 माइनस R2, और इसका क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हुआ अपना यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको बदलना चाहते हैं कि भाई R13 को R12 को बदल दें हम, तो ये जो R12 है, ठीक है, R12 ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो R12 को हम क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, और इस तरीके से ये कर देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखते हैं, चलिए पहले वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, R नीचे में क्या है, R1 माइनस R2, ठीक है, इतना है R1 माइनस R2, और इसका क्या है भाई, इसका स्क्वायर है। और फिर इस जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू रखते हैं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ये वाली आई है, यानी R1 माइनस R2, ठीक है, अपॉन में R1 माइनस R2, और इसका क्या करेंगे भाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख दिया जाएगा। अब देखें ये वैल्यू पूरी जो है क्या आती है, यहाँ पर R1 माइनस R2, ठीक है, अपॉन में R1 माइनस R2, और फिर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ एक पावर और है तो ये क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जो फोर्स होगा वो इस तरह से किया जाएगा। बाकी जो चीज़ है वो हम सिंपली इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो R12 इधर हो गया, प्लस में क्या करेंगे, Q3 लिखेंगे और R13 लिखेंगे, इसका स्क्वायर R13 होगा और ये कैप होगा। और सिमिलरली चौथे चार्ज की वजह से पहले वाले चार्ज पर जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, R14, इसका स्क्वायर करेंगे R14 और ये कैप कर देंगे, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगे, अपना Qn जो चार्ज है, NS चार्ज जो है उसकी वजह से R1n लिखा जाएगा, स्क्वायर लिखा जाएगा R1n, और फिर यहाँ पर कैप कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जितने भी चार्जेज हैं सिस्टम में सबकी वजह से पहले वाले चार्ज पर जो फोर्स है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दें, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 होगी, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा जाएगा, अभी हमने बताया यहाँ पर कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2, और फिर इसको ऐसे करके इस तरीके से जो डबल लाइन हम खींचते हैं बड़ी थोड़ी सी, उसको कहते हैं, उसको मैंने उस तरीके इसके अंदर जो लिखते हैं उसको कहते हैं मॉड, और मॉड जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये क्यूब हो जाएगा, और फिर R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ पर हम ये लाइन नहीं खींचेंगे, ये सीधा सा क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है, प्लस Q3 अपॉन में क्या होगा भाई, R1 माइनस R3, ये इस तरीके से करेंगे और यहाँ क्यूब करेंगे, R1 माइनस R3 यहाँ पर ये वेक्टर होगा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर Q4 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, R1 माइनस R4, और ये इस तरीके से करके मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दिया जाएगा, और बगल में हम वेक्टर लिखेंगे R1 माइनस R4, ये पोजीशन वेक्टर है। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे भाई, वेक्टर लिख करके, और सिमिलरली यहाँ पर जो nth चार्ज है उसकी वजह से Q और यहाँ पर N होगा, और नीचे क्या लिखेंगे, R1 माइनस Rn, और इसको इस तरीके से डबल लाइन के अंदर में स्क्वायर कर दिया जाएगा, मॉड का स्क्वायर हो जाएगा,
और फिर यहाँ पर फिर से वेक्टर लिख देंगे R1 माइनस RN, और ये वेक्टर होगा, इसको ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये जो टोटल फोर्स आया, रिजल्टेंट फोर्स आया है पहले वाले चार्ज पर, बाकी सारे जो चार्ज इस सिस्टम में प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो टोटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो आया हुआ है। ठीक है, बाकी ये हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड जब अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते हैं। क्या होता है भाई, F1 जो है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस F2 का स्क्वायर करते हैं, और प्लस में क्या लिखते हैं 2F1 F2 और फिर cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, इन दोनों जो फोर्स हैं उनके बीच में जो एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं, उसी का कॉस ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आती है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अगर ये फोर्स, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी एक फोर्स से बीटा एंगल बना रही है, मान ली हमने F12 से बीटा एंगल बना रहा है, F1 मान लेते हैं, इसको सीधा सीधा F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो tan थीटा है, ये जो एंगल बन रहा है बीटा, थीटा नहीं, ये जो एंगल बन रहा है पहले वाले चार्ज फोर्स से जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट फोर्स का, मतलब अगर पूछा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किसी एक फोर्स को आप रेफरेंस मानोगे, चाहे तो F1 को या फिर F2 को, दोनों में से किसी एक को, और वहाँ से उस एंगल को डिफाइन किया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ भाई F1 वाले फोर्स से इतने एंगल पर ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि F1 हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से बीटा एंगल पर अपना जो है ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो हम ये बीटा जो निकालेंगे वो होगा क्या, बीटा जो होगा वो क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, और फिर बाकी ब्रैकेट में क्या करना है आपको, जो हमारा फोर्स रेफरेंस वाला है F1 करेंगे, और फिर उसके बाद साइन थीटा करेंगे, और थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल जो है, ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो F1 साइन थीटा अपॉन में F2 करेंगे प्लस F1 कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, और ये इसका tan इनवर्स कर देंगे, ये यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाएगी, तो मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आ गई। ठीक है, इस तरीके से अगर दो फोर्सेज हैं हमारे पास तो हम इस तरीके से निकालेंगे। बाकी क्या होगा, इसको हम ऐसे ही पैरेललोग्राम मेथड लगाते चले जाएंगे और फाइनल जो आएगा उसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सुपरपोजिशन आखिर क्या है। सुपरपोजिशन ये है कि भाई आप दो चार्जेस के बीच में किसी सिस्टम के अंदर जब फोर्स कैलकुलेट करते हो तो उस समय बाकी जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो उस चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो वहाँ पर मान लिया जाता है कि उस समय इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। मतलब ये जो फोर्स निकाल रहे हैं दो चार्जेस के बीच में वो बाकी सारे चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से अनअफेक्टेड रहता है। उनकी प्रेजेंस वहाँ पर लगता है कि भाई उसकी पोजीशन कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी है सिर्फ यही दो चार्ज हैं जिनके बीच में हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं सुपर पोजिशन। मतलब जो फोर्स जिस चार्ज के बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी पोजीशन को सुपर बना दिया जाता है, सुपर डुपर पोजीशन होती है। और इस पोजीशन के आगे बाकी सारे जो चार्जेस हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल किसी काम के नहीं, किसी अफेक्ट की नहीं, कोई प्रभाव नहीं डाल सकते वो सब। ठीक है, इसी वजह से इसको सुपर पोजिशन थ्योरम कहते हैं। बाकी फोर्स निकालना और फोर्स का वेक्टर सम करना ये तो हम जानते ही पहले से कि भाई फोर्स अपना वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर कई सारे फोर्सेस आ चुके हैं हमारे पास तो हम उनका वेक्टर सम लेंगे, सीधे सीधे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों इस वाले टॉपिक पर, मतलब जो सुपरपोजिशन है उसको अप्लाई करके एक एग्जांपल को समझते हैं और इस मल्टीपल चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर इसको समझते हैं एक एग्जांपल को। एग्जांपल हमारे पास है एक कि आपको दिया गया है कि ये अपना ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया Q0 जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है, 1 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, नहीं, जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है। और उसके बाद इसी एक्स एक्सिस पर ये क्या है भाई, इधर से हम क्या कर सकते हैं, इधर ये वाई एक्सिस हो गया, बाकी ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्या है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये एक्स एक्सिस आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो 1 पॉइंट है मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पर, और बच्चा ये जो वाई एक्सिस है ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन पर हम ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है 1 कूलाम। और ये नेगेटिव वाला वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस है। ये नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस होगा और ये पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस होगा, ये ओरिजिन हो गया। इसी एक्स एक्सिस पर पहली बात 1 पर, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस दिया गया है, मतलब हम R1 सपोज कर लेते हैं। R1 कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, R1 पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है 1 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम।
यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है, पहली बात तो हम Q2 को थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि ये समझ में आए, थोड़ा जगह मिल जाए हमें। यहाँ पर क्या रखा गया 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। यहाँ पर चार्ज रखा गया, ये Q1 की वैल्यू है, और Q0 यहाँ रखा गया जिसकी वैल्यू है 1 कूलाम। ऐसे ही 1 के बाद सीधा जा रहे हैं 2 पर, ठीक है। 2 पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 यानी 2 माइक्रो कूलाम है ये वैल्यू है तुम्हारी Q2 की। फिर ये 4 पर रखा गया Q3 एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 4 × अरे यार तो बच्चों इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को और मल्टीपल चार्जेस में जब फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है कूलम्स लॉ को अप्लाई करके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। बहुत सीधा सरल एग्जांपल है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उनमें सबकी वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम है, ये दिया गया है। ये थोड़ा आसान कर दिया गया क्वेश्चन को। आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये जो इनफाइनाइट चार्जेस हैं उनको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस किया गया है। एट एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर, x इक्वल्स टू 2 मीटर, x इक्वल्स टू 4 मीटर, x इक्वल्स टू 8 मीटर एंड सो ऑन। मतलब पहला जो चार्ज है 4 माइक्रो कूलाम वो 1 मीटर पर रखा गया है। दूसरी बार फिर से 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज जो है 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। फिर से 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज जो है 4 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, और फिर 8 मीटर की डिस्टेंस पर, फिर 16 मीटर की डिस्टेंस, फिर 32 मीटर की डिस्टेंस, इस तरीके से रखा गया है और एक्स एक्सिस पर रखा गया है, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑन, यहाँ पर ऑन होगा, ऑन 1 कूलाम चार्ज, ऑन अ चार्ज 1 कूलाम प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। ऑन तो हो ही गया यहाँ पर, ठीक है। फोर्स ऑन अ चार्ज 1 कूलाम प्लेस्ड एट द ओरिजिन, अगर ओरिजिन पर ये 1 कूलाम का चार्ज रख दिया गया है, इसको टेस्ट चार्ज सपोज कर लेते हैं Q0, और ये चार्ज रखा गया है ओरिजिन पर, तो इस चार्ज पर जो बाकी सारे चार्जेस हैं जो यहाँ पर संजोग से, ठीक है, किस्मत से क्या है कि भाई सब बराबर हैं, अलग अलग वैल्यू नहीं दिया गया है, बस अलग अलग पोजीशन पर रखा गया। उन सारे चार्जेस की वजह से इस 1 कूलाम वाले चार्ज पर जो ओरिजिन पर रखा गया है कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, बस ये कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ डायरेक्शन वगैरह नहीं बतानी है, ठीक है। डायरेक्शन क्या बताना है, डायरेक्शन अगर एक ही लाइन पर है तो भाई एक ही तरफ, अगर इन चार्जेस की ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पर, और बाकी सब मिलकर के क्या करेंगे, ओरिजिन से इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसका टोटल फोर्स का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट फोर्स का। तो डायरेक्शन में हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर आपसे पूछा नहीं गया है। सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना ही लो, ठीक है। ये अपना है वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये वाई वाला, वाई नेगेटिव एक्सिस है, ये एक्स वाला नेगेटिव एक्सिस है, और ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस है। ये ओरिजिन है, इसी ओरिजिन पर चार्ज रखा गया, पहले यही लिख लेते हैं। Q0 की वैल्यू है 1 कूलाम। उसके बाद 1 2 3 4, इस 1 पर रखा गया है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर 4 कूलाम का चार्ज रखा गया है। तो इस पोजीशन पर क्या रखा गया, Q1 रखा गया है, और ये 4 माइक्रो कूलाम है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके कूलाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद 2 पर रखा गया है, ठीक है, 2 पर, यानी कि 2 पर भी रखा गया है। ये Q2 चार्ज है जिसकी वैल्यू है कितनी, फिर से वही है 10⁻⁻6 कूलाम। फिर उसके बाद 1 2 3 4 पर भी रखा गया है एक Q3 चार्ज, ठीक है। 4 के बाद 5 6 7 8 पर रखा गया है Q4 चार्ज, 9 10 11 12 13 14 15 16 पर रखा गया है अपना ये Q5, जिसकी वैल्यू फिर से कितनी है, 4 × 10⁻6 कूलाम है। ये वैल्यू भी कितनी है, 4 × 10⁻6 कूलाम, क्योंकि माइक्रो कूलाम दिया गया है। हम इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे कूलाम में बदल लेंगे, क्यों, क्योंकि भैया जो टेस्ट चार्ज है वो भी अपना कूलाम में दिया गया है, या फिर इसको माइक्रो में बदल लें, या फिर ये जो 4 कूलाम का चार्ज है इसको जो है कूलाम में सीधा बदल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से चार्जेस रखे गए, मतलब पहला चार्ज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, ठीक है। चौथा वाला जो है 4 के बाद फिर से 8 पर आ रहा है, और 8 के बाद कहाँ आएगा, 4 के बाद 8 पर ना, यहाँ था 8 पर, फिर 8 के बाद 16 पर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से चार्ज रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सुपर पोजिशन अप्लाई करेंगे, और पहले वाले चार्ज पर, टेस्ट चार्ज जो यहाँ पर रखा गया ओरिजिन पर, उस पर बारी बारी से सारे चार्जेस की वजह से फोर्स को निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास तरीका क्या है भाई, टोटल फोर्स जो निकालना है अगर हमें, ठीक है, वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टेस्ट चार्ज है
इसी पर फोर्स निकालना है, तो क्यू नॉट सबसे पहले ये रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देख रहे हैं कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर किस्मत से ये जो चार्जेज रखे गए हैं अलग अलग पॉइंट पर, इनकी वैल्यू भी हर जगह सेम है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, जो क्यू और इसको क्यू मान लेते हैं। जैसे मान लिया क्या है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर में क्या है Qn है, ये इनफाइनाइट चार्जेस हैं, इसको Q सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ Q लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट लगाएं। अब क्या करना है, हमें सिर्फ डिस्टेंस को देखना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करके हमें नीचे लिखना है। मतलब पहला जो डिस्टेंस 1 है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे। दूसरा जो डिस्टेंस है वो क्या है भैया, वो है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तीसरा जो डिस्टेंस है वो है भैया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, इस तरीके से करते करते अपना इन्फिनाइट तक जाएंगे और फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे और टोटल फोर्स आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम बताते हैं। जो F1 है, F जो पहले चार्ज की वजह से वो जो फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और जो Q नॉट है वो रहेगा और Q1 रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है, 1 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज कर लेंगे। अगर हम दूसरे वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसे निकालना चाहेंगे, दूसरे वाले चार्ज की वजह से, तो F2 लिखते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टेस्ट चार्ज जो है जिस पर फोर्स निकाला जा रहा है वो अपना Q नॉट है। और उसके बाद दूसरा जो चार्ज है वो भी क्या है भैया, वो बराबर है, मतलब क्या है, वो इतना ही है, Q ही है, इसको Q लिख लेंगे, Q1 न लिखें, Q ही लिखें, क्योंकि हमने सबको बराबर सपोज कर लिया यहाँ पर, क्योंकि सब बराबर थे ही। और यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा बदल जाएगी, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हम तीसरा फोर्स निकाल लेंगे। तीसरे वाले चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज जो यूनिट ओरिजिन पर रखा गया उस पर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ उसे कैलकुलेट कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन, हर जगह देख रहे हैं कूलम्स लॉ लगाया जा रहा है, लेकिन कूलम्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वैलिड होता है। अगर 2 से ज़्यादा चार्जेज आते हैं तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये थोड़ा सा सहूलियत देता है कि भाई आप कूलम्स लॉ को हर जगह बारी बारी से अप्लाई करो और फिर जो टोटल फोर्सेज आ रहे हैं अलग अलग उनको आपस में ऐड कर दो, वेक्टर सम ले लो उनका, तो टोटल फोर्स आ जाता है, रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है। तो F3 जो है यानी कि तीसरे वाले चार्ज की वजह से ये जो ओरिजिन पर टेस्ट चार्ज रखा गया इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। Q नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, क्योंकि ये Q3 की वैल्यू भी सेम ही है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस बदल जाए, कितना है, 4 का स्क्वायर है। इक्वेशन 3 हो गया। और यही सबको हमने क्या किया, F1 F2 और F3 ये सबको ऐड किया हमने। मतलब क्या, अपना जो F है वो क्या रहेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये सब वेक्टर में है, ठीक है। और फिर करते करते क्या है, इन्फिनाइट तक इसको ऐड कर देंगे। तो यही हमने किया, यहाँ पर कुछ किया नहीं है। देखिए जो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये होती है 9 × 10⁹, और ये जो Q1 और Q नॉट है 1 कूलम है, और जो Q है हर जगह बराबर है, वो कितना है, 4 माइक्रो कूलम का है, तो 10⁻, यहाँ -6 लिख दें। और बाकी जो चीज़ आ रही है उसको ज़रा देखें, 1/1 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/4 का स्क्वायर है। ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है, और वो भी इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो उसमें होता क्या है फार्मूला, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास 1/a है, ठीक है, और फिर क्या किया गया है, 1/a स्क्वायर किया गया है, फिर 1/a क्यूब किया गया है। इस तरीके से अगर है हमारे पास, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो होता क्या है कि भैया इस तरीके से नहीं, अगर हम सिंपल ही ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, a स्क्वायर, और इन सबको ऐड किया जा रहा है, प्लस a क्यूब है, ठीक है, प्लस a की पावर 4 है। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट तक अगर है, इसका सम कैसे निकालते हैं, पहला वाला जो होता है, पहला जो टर्म है उसे लिखते हैं, अपॉन में क्या करते हैं भाई, अच्छा ये इसके लिए होता है, अगर a जो है, अगर a <1 है तब के लिए क्या है कि भाई 1 - a कर देते हैं, 1 - r कर देते हैं, ठीक है। r क्या होता है भैया, r जो है वो कॉमन डिफरेंस नहीं, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो वो होता है, बस इतनी छोटा सा जो है अपना सम आ जाता है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि 1/2 1/4 ये वैल्यू 1 से कम है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला टर्म लिखेंगे, पहला वाला टर्म 1/1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस नीचे क्या करेंगे, 1 माइनस जो कॉमन रेशियो है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा, डिवाइड नहीं घटा दिया जाएगा। अब कॉमन रेशियो कैसे आएगा भाई, ये जो 1/2 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसी में 1/1 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा r की वैल्यू, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, इधर कुछ नहीं 1 ही आएगा। मतलब क्या, कुल मिला के 1/4 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 लिख देंगे, काम खत्म। अपना जो यहाँ पर आया है वो कितना आया है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे
36 आ जाएगा, 10 टू द पावर यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 1 अपॉन यहाँ 4 - 1 3/4, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया 36 और यहाँ पर ये 10 टू द पावर 3 हो गया। ये वैल्यू 4 ऊपर चली जाएगी, 3 नीचे चला आएगा, यहाँ इसको काटेंगे, ठीक है। और 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा और 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स में क्या करते हैं भाई, जो भी लिखते हैं वैल्यू उसमें क्या होता है, ये जो अपना फोर्स आया मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो है कि भैया जो 48 है उसको 48 ना लिख करके 4.8 लिखते हैं। मतलब जो भी वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं, एक डिजिट इधर लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ भी 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा देंगे, एक पावर और बढ़ा देंगे, इतना न्यूटन हो जाएगा। ये अपना जो फोर्स है Q0 पर जो ओरिजिन पर रखा गया है, बाकी सारे जो चार्जेस हैं 4 माइक्रोकुलाम के वो अलग अलग पोजीशन पर रखे गए हैं, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर ऐसे करके इन्फिनाइट तक रखे गए हैं। उनकी वजह से इस ओरिजिन पर रखे गए चार्ज 1 कूलाम पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना आएगा 4.8 10 टू द पावर 4 न्यूटन, इतने का। अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सब भी पॉजिटिव चार्ज ही थे, तो ये जो पहला चार्ज है उस पर कैसे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मतलब इधर की डायरेक्शन में होगा। दूसरा वाला भी इधर ही डायरेक्शन में लगाएगा, तीसरा वाला भी इधर ही डायरेक्शन में। मतलब क्या है, टोटल फोर्स जो आएगा अलॉन्ग, आप लिख सकते हो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर माइनस एक्सिस की तरफ जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ तो अपना सारे चार्ज रखे हुए हैं और सब जो है दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो ये था, हमने सुपर पोजिशन अच्छे से समझा और उस पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल किया है, ठीक है। और आपको बता दें ये एग्जाम्पल नहीं था, ये क्वेश्चन था, IIT में आया हुआ 1995 में आया हुआ एक क्वेश्चन था जो आपने अभी भी किया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से। तो फिर देखें, कुछ कठिन नहीं होता। IIT JEE में भी जो भी क्वेश्चन आते हैं बस ऐसे ही आते हैं। आप अगर सिंपल कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है आपको। हो सकता है कि हाँ दूसरे किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर घुसा दिया जाता है, ऐसा होता है IIT JEE के क्वेश्चंस में क्या कि भाई दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी इसमें घुसा दिया जाता है। मतलब आपको जो है दो कॉन्सेप्ट जो है यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत थोड़ा कम आते हैं, रेयर आते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये आसान क्वेश्चन था, इसको आसानी से कर लिया। भले ही ये IIT में आया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि हमने इसको आसानी से कर लिया, क्योंकि हम जानते थे यहाँ देखिए 2 चीज़ यूज़ हो रहा है, अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। बाकी ये तो है कि हाँ भाई फोर्स को सम करना है, सुपरपोजिशन लगाना है, कूलम्स लॉ लगाना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आ गया था कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी मैथ का जो ये पोर्शन आ गया है, GP का पोर्शन वो भी आ गया। इन्फिनाइट सीरीज अगर GP में है तो ये इसका सम आता है A/1 - R क्या है कॉमन रेशियो, A फर्स्ट टर्म। इस तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो हमने आसानी से सॉल्व किया। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा और आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।